रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को गिरा दिया है और अभी भविष्य में रेपो रेट और गिराने की बात चल रही है। जब भी रेपो रेट गिरता है तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स यानी कि ब्याज की दर भी गिर जाती है और ये चीज हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि हमारी इकोनॉमिक्स हमें यह समझाती है कि पिछले कुछ सालों में जब भी रेपो रेट गिरे हैं तब हमें ब्याज में कटौती देखने को मिली है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की विस्तार में बात करने वाले हैं। 2025 में अगर आप एनएससी में पैसा जमा कराने की सोच रहे हैं तो लेटेस्ट यानी कि रिसेंट रूल्स आपको कौन कौन से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नए ब्याज की हम बात करेंगे यानी कि कितना ब्याज आपको अपने पैसे पे देखने को मिलेगा, कितना पैसा आपको मिलने वाला है। टैक्सेस की बात करेंगे यानी कि आपने पैसा तो जमा करा दिया है, उसके ऊपर टैक्स कितना लगने वाला है और भी तमाम बहुत सारी चीजों की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आपको एनएससी करवाने से पहले अति आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो वो भी हम आपको यहाँ पर तुरंत दे देते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, एनएससी के अंदर हमको काफी सारे नए रूल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो की टाइमलाइन समझा देते हैं यानी कि किस प्रकार से हम इन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनएससी होता क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि एनएससी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स क्या है, यानी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा आप यहाँ पर जमा करा पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एनएससी के कुछ ऐसे फीचर्स की, साथ के साथ ही एनएससी के रूल्स की भी बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, यानी कि आज की तारीख में आपको एनएससी में कितना ब्याज देखने को मिल जाता है। इसके साथ में हम आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से आप अपने लिए 72 लाख से भी ज्यादा का अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हैं एनएससी का इस्तेमाल करके। इसके बाद में हम करेंगे लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन की भैया कितना पैसा जमा करने पे हमको कितना पैसा एक्चुअल में मैच्योरिटी पे मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एनएससी स्कीम होती क्या है। एनएससी की बात करें तो यह एक गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर आप अपने पैसे को लमसम तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। आप जितना भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे 5 सालों के लिए आपका पैसा यहाँ पर लॉक हो जाता है। 5 साल के बाद जब इसकी मैच्योरिटी होती है तो जितना मूलधन आपने शुरुआत में जमा कराया था वो आपको 5 साल के बाद मिलता है और 5 साल के दौरान जितना भी ब्याज इस दौरान एक्यूमुलेट हुआ होता है वो भी आपको मैच्योरिटी पे इकट्ठा मिल जाता है। एनएससी की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया ये गवर्नमेंट बैंक स्कीम है, गवर्नमेंट का नाम यहाँ पर आ गया है और जिस भी चीज में अमूमन तौर पे गवर्नमेंट का नाम आ जाता है वो चीज ऑटोमेटिकली सेफ बन जाती है। आप बैंक में जाके एफडी कराते हैं, अगर आप उसको इससे कंपेयर करेंगे एनएससी वर्सेस एफडी, तो एफडी से भी ज्यादा सेफ यहाँ पर एनएससी बन जाती है क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ हमको देखने को मिल जाता है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी चिंताजनक बात यहाँ पर नहीं है, आप इसको 100% सेफ यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स आपको यहाँ पर फिक्स देखने को मिलते हैं, यानी कि शुरुआत में पहले दिन पे आपको बता दिया जाता है कि 5 साल के बाद आपको टोटल कितना पैसा मिलने वाला है। अगर फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स होते तो आपको पता नहीं होता कि 5 साल के बाद आपको कितना मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको फिक्स रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप आज की तारीख में एनएससी में पैसा लगाते हैं तो आज की तारीख पे जो भी ब्याज चल रहा होगा वो आपको 5 साल तक लॉक हो जाएगा और 5 साल के बाद जो आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो आज के ब्याज की दर पे मिलेगा। तो यहाँ तक हमको मोटा मोटा क्लियर है कि एनएससी आखिर होती क्या है। तो अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि एनएससी के अंदर अपना पैसा जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे प्रोमिनेंट कंडीशन यहाँ पर आती है कि आपको एक भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अति आवश्यक रूप से अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है तो भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। उम्र का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा अगर आप एनएससी में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें, यानी कि एक व्यक्ति अपने नाम पे कितने खाते एनएससी में खुलवा सकता है, तो इसके ऊपर भी कोई भी लिमिट यहाँ पर निर्धारित नहीं है। आप एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, 2 खुलवाइए, 3 खुलवाइए, 5 खुलवाइए, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अलग अलग एनएससी के खाते खुलवाना चाहते हैं।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। देखिए एनएससी के अंदर आपको 3 अलग अलग टाइप के अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं। पहला अकाउंट आता है सिंगल अकाउंट, जहाँ पर एक व्यक्ति जाता है और अपने पैसे को इन्वेस्ट करा देता है। सेकंड तरीके का अकाउंट आ जाता है जॉइंट अकाउंट ए, और तीसरे तरीके का अकाउंट आ जाता है जॉइंट अकाउंट बी। जो फर्स्ट वाला अकाउंट है वहाँ पर केवल एक व्यक्ति जाएगा, पैसा जमा कराएगा। जो दूसरा और तीसरे नंबर वाला अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट है। इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया है कि जॉइंट अकाउंट 2 टाइप के होते हैं। मान के चलिए आप जॉइंट अकाउंट ए के अंदर 3 लोग आके एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जॉइंट तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। जॉइंट अकाउंट में 2 लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 3 लोग साथ में आके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि जॉइंट अकाउंट ए में 3 लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उन्हें इन्वेस्ट किए 5 साल हो गए। मैच्योरिटी का जब समय आया, जब पैसा उनको वापस मिलना था, तो तीनों लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि तीनों में से कौन सा एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको सारा का सारा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाए, यानी कि 3 में से एक व्यक्ति को सारा का सारा मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल जाए। ये जो अकाउंट है काफ़ी यूजफुल रहता है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स है और उनका बच्चा है, 3 जनों ने आके साथ में अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा दिया। मैच्योरिटी पे बात आई, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सारा का सारा पैसा मिल जाए, तो वहाँ पर बच्चे को भी नॉमिनेट कर सकते हैं कि जो जॉइंट अकाउंट का सारा मैच्योरिटी बेनिफिट है वो सीधा हमारे बच्चे को मिल जाए। वहीं पर बात करें जॉइंट अकाउंट बी की, तो मान के चलते हैं 3 लोग साथ में आए, तीनों ने यहाँ पर जॉइंट अकाउंट बी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। 5 साल हो गए, मैच्योरिटी का समय आया, पैसे मिलने का समय आया, तो तीनों लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि तीनों लोगों को मैच्योरिटी का अमाउंट है वो इक्वली डिवाइड होके मिल जाए। तो अगर आप एक ऐसा जॉइंट अकाउंट चाहते हैं जहाँ पर मैच्योरिटी का सारा पैसा किसी एक अकाउंट होल्डर, एक जॉइंट अकाउंट होल्डर को मिल जाए, तो जॉइंट अकाउंट ए आप खुलवा सकते हैं। वहीं पर अगर आप एक ऐसा खाता चाहते हैं जहां पर मैच्योरिटी पे जितना भी पैसा मिल रहा है वो सारे होल्डर्स के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाए, तो फिर आप जॉइंट अकाउंट बी यहां पर खुलवा सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पैसों को सबके बीच में इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं या फिर एक व्यक्ति को सारा का सारा पैसा मैच्योरिटी पे देना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा आप एनएससी में जमा करा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट की बात करें तो कम से कम आपको यहाँ पर 1000 से एनएससी का खाता खुलवाना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 1000 रुपये तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैक्सिमम की बात करें तो खुशी की बात यहाँ पर कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कोई भी लिमिट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और आपको बता दें कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होता है इसको आप कितने भी अमाउंट का खरीद सकते हो, जैसे कि एक व्यक्ति अपने नाम पे कितने भी सर्टिफिकेट्स खरीद सकता है और कितना भी पैसा उनमें जमा करा सकता है। एनएससी की बात करें तो एनएससी पोस्ट ऑफिस की सारी जितनी भी स्कीम्स है उनसे सबसे अलग इसलिए है क्योंकि जो फीचर्स आपको एनएससी में देखने को मिलते हैं वो पोस्ट ऑफिस की बाकी स्कीम्स में देखने को नहीं मिलते हैं। एनएससी स्कीम के अंदर आपको 2 बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। पहला फीचर आता है ट्रांसफर का फीचर्स और दूसरा फीचर आता है प्लेज का फीचर। अब मान के चलिए आपने अपने नाम पे एक एनएससी को खरीद लिया, 1 लाख के एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को खरीद लिया। इसके बाद में आप चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति के नाम पे मैं यह ट्रांसफर कर दूं, तो यहाँ पर यह चीज़ संभव है। अगला फीचर्स आता है प्लेज का, यानी कि आप अपनी एनएससी को गिरवी भी रख सकते हैं। अब ये फीचर्स आपको आमतौर पे बाकी स्कीम्स में देखने को नहीं मिलते हैं। आप चाहे तो आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं। बैंक में आपको कहीं पर सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, कुछ गिरवी रखना है, आपके पास प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपके पास एनएससी है तो आप उसको वहाँ पर गिरवी रख सकते हैं। अब मान के चलते हैं आपने बैंक से लोन लिया, आपके पास कोई और एसेट नहीं थी जिसको आप एज अ प्लेज यूज़ कर सके, एज अ कोलाट्रल यूज़ कर सके, तो आपने अपनी एनएससी को वहाँ पर प्लेज कर दिया। अब आप क्या करते हैं कि आप लोन का अमाउंट चुकाने में असफल रहते हैं, तो बैंक के पास ये ऑप्शन है कि वो एनएससी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर ले और जितना भी आपका लोन अमाउंट है वो सारा का सारा पैसा आपकी एनएससी में से रिकवर कर ले। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र का फीचर्स इस केस में बैंक के लिए
भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा कि अगर आप पैसा देने में असफल रहते हैं, सक्षम नहीं हैं, आप पैसा देने में लौटाने में, तो आपकी जो एनएससी है वहाँ से पैसा रिकवर किया जा सकता है। और भी कंडीशंस होती है जहाँ पर आपकी एनएससी ट्रांसफ़र हो सकती है। जो एनएससी के होल्डर हैं, मान के चलते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो नॉमिनी होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने नाम पे एनएससी को इशू करवा ले, यानी कि ट्रांसफ़र करवा ले। इसको हम बोलते हैं नाम ट्रांसफ़र। तो जब भी किसी की डेथ होती है तो आपको बेसिकली नाम ट्रांसफ़र कराना होता है। इसी प्रकार से एनएससी का भी नाम ट्रांसफ़र हो जाता है नॉमिनी के नाम पे। और भी कंडीशंस आती है जहाँ पर आपकी एनएससी प्लेज होती है, ट्रांसफ़र होती है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इसके नाम पे ट्रांसफ़र करना है, इसको यहाँ पर प्लेज करना है, तो कोर्ट के ऑर्डर से भी यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है। नॉर्मली देखा जाए तो आप इस एनएससी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर नॉमिनी वाला चक्कर आ गया है तो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर आपने कहीं पर प्लेज किया है, बैंक को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करनी है, आपका पैसा रिकवर करना है, तो उस केस में भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अदरवाइज़ आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं एनएससी का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है और प्रीमेच्योर के कौन कौन से रूल्स है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर पैसा जमा करा दिया और आपको समय से पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या आप यहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, हम सब जानते हैं कि एनएससी में आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि एक बार में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम एनएससी बोलते हैं। 5 साल के बाद में आपसे ये सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाता है और आपने जितना भी मूलधन जमा कराया था ब्याज के समेत आपको वापस दे दिया जाता है। और जो इसकी मैच्योरिटी है वो है पूरे 5 साल। यानी कि अगर आप आज की तारीख में पैसा जमा करा रहे हैं तो पूरे 5 साल के बाद आपको अपना पैसा वापस मिलेगा। अब इस दौरान, यानी कि 5 सालों के दौरान, क्योंकि 5 साल एक लंबी समय की अवधि है, 5 साल के दौरान अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप इसको प्रीमेच्योर क्लोज नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ पर 3 ऐसे केसेस है जहाँ पर आपका एनएससी का अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। केवल इन 3 केसेस में ही संभव है, अदरवाइज आप इसको क्लोज नहीं करवा पाएंगे। तो तीनों केसेस की हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला केस आता है कि जो अकाउंट होल्डर है जिन्होंने एनएससी ली थी, अगर 5 साल के दौरान, 5 साल से पहले ही उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि नॉमिनी एनएससी को अपने नाम पर ट्रांसफर करा ले। दूसरा ऑप्शन होता है कि नॉमिनी यहाँ पर इसको प्रीमेच्योर क्लोज करवा दे, यानी कि समय से पहले ही बंद करवा दे और पैसा वापस ले ले। तो इस केस में नॉमिनी के पास ये ऑप्शन है कि वो 5 साल पूरे होने से पहले ही इसको प्रीमेच्योर क्लोज करा सकता है। दूसरा केस आता है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है और कोर्ट कहता है कि आपके एनएससी को यहाँ पर बंद करना चाहिए, यानी कि प्रीमेच्योरली बंद कर देना चाहिए। तो उस केस में भी आपकी एनएससी वहाँ पर बंद हो सकती है। और तीसरा केस आता है कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, वहाँ पर एनएससी को प्लेज किया है, आप पैसा चुकाने में असफल रहते हैं, सक्षम आप नहीं हैं, तो बैंक के पास भी 2 ऑप्शन है। बैंक चाहे तो पहले ऑप्शन में एनएससी को अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकती है। दूसरा, अगर बैंक चाहे तो यहाँ पर आपके एनएससी को प्रीमेच्योरली परमानेंटली क्लोज भी कर सकती है और सारा का सारा पैसा रिकवर कर सकती है। तो अगर बैंक वाला सीन है तो यहाँ पर भी आपकी एनएससी बंद हो सकती है। 5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। अब अगर आपकी एनएससी प्रीमेच्योर क्लोज हो रही है, यानी कि समय से पहले क्लोज हो रही है, तो कुछ ना कुछ पेनल्टी तो लगेगी। अगर आपकी एनएससी 1 साल के अंदर अंदर प्रीमेच्योर क्लोज हो जाती है, यानी कि 1 साल से पहले ही प्रीमेच्योर क्लोज हो जाती है, तो वहां पर आपके पैसे पे आपको कोई भी ब्याज देखने को नहीं मिलेगा। केवल आपने जितना मूलधन जमा कराया था, केवल आपको मूलधन मिलेगा, कोई भी ब्याज उसके ऊपर नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर आप दूसरे और तीसरे साल में अपनी एनएससी को प्रीमेच्योर क्लोज करवाते हैं या फिर आपकी एनएससी प्रीमेच्योर क्लोज हो जाती है, तो दूसरे और तीसरे साल में आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन वो आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा, पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा, जो कि आज की तारीख में 4% सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, केवल 4% का ब्याज मिलेगा। अगर दूसरे और तीसरे साल में आपकी एनएससी यहाँ पर क्लोज होती है, अगर आपकी एनएससी चौथे और 5वें साल के दौरान क्लोज होती है, तो यहाँ पर जो ब्याज आपको मिलेगा उसके अंदर से 1% की पेनल्टी काट ली जाएगी, यानी कि जितना भी आपको ब्याज मिल रहा है उसमें से 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा और बाकी का सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा।
एनएससी के ऊपर आज की तारीख में 7.7% का ब्याज है। इसमें से 1% काट लिया जाएगा और बाकी का पैसा रिमेनिंग अमाउंट आपको वहां पर मिल जाएगा। 5 साल अगर आपके सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं तो वो तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि उस सिचुएशन में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट अपने पैसे पे देखने को एक्चुअल में मिलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जिसका आप सब लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये जो पार्ट है ये है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट, जहां पर हम लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं। अलग अलग अमाउंट यहाँ पर एनएससी में इन्वेस्ट करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि 5 साल के बाद आपको टोटल कितना पैसा इस केस में मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.7% का ब्याज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि ईयरली कंपाउंड होता है, यानी कि साल दर साल आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग अपने ब्याज की देखने को मिल जाती है। मिनिमम अमाउंट से शुरू करते हैं कि अगर आप यहाँ पर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एनएससी में, आज आपने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए और इसको छोड़ दिया, 5 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होगी, तो 1000 पे 7.7% के हिसाब से आपको टोटल ब्याज मिलेगा 449 का। टोटल आपका मैच्योरिटी अमाउंट होने वाला है 1449। वहीं पर अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 1000 की जगह 5000 को इन्वेस्ट करते हैं, आज आपने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, छोड़ दिया, 5 साल बाद मैच्योरिटी होगी, तो यहाँ पर आपको इस दौरान टोटल ब्याज मिलेगा 245 रुपये का। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें यानी कि 5000 के टोटल बन जाएंगे 7245। इन्वेस्टमेंट अमाउंट को यहाँ पर डबल करते हैं, 5000 की जगह 10000 को इन्वेस्ट करते हैं। आपने आज इन्वेस्ट किया, 5 साल के लिए छोड़ दिया, 5 साल बाद मैच्योरिटी हुई, इस दौरान आपको टोटल ब्याज मिलेगा 4490 रुपये का। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो 10,000 के बन जाएंगे 14490 रुपये। अब चलिए 50,000 को इन्वेस्ट करके देखते हैं एनएससी में। 50,000 आपने इन्वेस्ट किए, 5 साल का इसका ड्यूरेशन है, 5 साल बाद मैच्योरिटी हुई, इस दौरान आपको टोटल ब्याज मिलेगा 22,452 का। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो आपके 50,000 बन जाएंगे 72,452। अब बढ़ते हैं लाखों की गिनती पे। अगर आप एनएससी में पूरे 1 लाख को इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल के बाद मैच्योरिटी होगी, 5 साल बाद आपको टोटल ब्याज मिलेगा 44,903 रुपये और 1 लाख बन जाएंगे टोटल 1,44,903 रुपये। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5 लाख को आप 5 साल के लिए रख रहे हैं और 5 साल बाद मैच्योरिटी होगी, 5 साल के दौरान आपको टोटल ब्याज मिलेगा 2,24,517 का। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो आपके 5 लाख टोटल बदल जाएंगे 7,24,517 में। अब मान के चलते हैं कि आपने एनएससी में 10 लाख को इन्वेस्ट किया है, टोटल आपका 5 साल के बाद ब्याज बनेगा 4,49,034 रुपये का। आपके जो 10 लाख आपने इन्वेस्ट किए थे वो टोटल बदल जाएंगे 14,49,034 रुपये में। तो अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे। अगर हम पाना चाहते हैं 72,45,169 का अमाउंट पाना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर एनएससी में कितना पैसा लमसम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर एनएससी में 50 लाख को इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल के लिए उस पैसों को छोड़ देते हैं, 5 साल के बाद मैच्योरिटी होगी, तो आपको टोटल इतना अमाउंट देखने को मिल जाएगा। एनएससी के टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की डिडक्शन देखने को मिल जाती है, क्योंकि आप यहाँ पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो छोटे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं 1 साल 2 साल, वहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 80C का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ये जो डिडक्शन है ये केवल ओल्ड रिजाइम के अंदर हमको देखने को मिलती है, क्योंकि न्यू रिजाइम के अंदर इसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि कम्प्लीटली हटा दिया गया है। यहाँ पर जो आप ब्याज कमाते हैं उसके ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन 5 साल के बाद जो आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होने वाला है, जो आपको ब्याज पर एनम का मिल रहा है, वो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनुअल इनकम जो आपकी ब्याज से हो रही है उसको आपको पर एनम का कैलकुलेट करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ेगा। और अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको उस इंटरेस्ट इनकम पे जो भी आपका टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।